तो हम बात कर रहे हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, और हमने जीओसी के अंदर जो है कुछ टॉपिक्स जो अभी तक डिस्कस कर लिए हैं। एक टेट्राहेड्रल कार्बन, कार्बन की केमिस्ट्री। दूसरा केमिकल बॉन्ड, जिसमें कोवलेंट बॉन्ड के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, और उसी के अंदर हमने ओवरलैपिंग कंसेप्ट को देख लिया, अतिव्यापन को हमने देखा, और उसी से आगे हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण के बारे में भी सीख लिया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 3 तरह के हाइब्रिडाइजेशन जो हमारे काम आते हैं वो हम सीख चुके हैं। कौन कौन से? sp3, sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन को। ठीक, अब आगे जो मैं टॉपिक आप लोगों के सामने स्टार्ट कर रहा हूं, जीओसी फंडामेंटल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्चुअल और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में सवाल देता ही देता है। तो जो टॉपिक है वो है ओवरलैपिंग एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ, यानी एग्जैक्टली हम अतिव्यापन को बंध सामर्थ्य, बॉन्ड स्ट्रेंथ का मतलब होता है बंध सामर्थ्य, ओवरलैपिंग का मतलब अतिव्यापन, तो ओवरलैपिंग को बॉन्ड की स्ट्रेंथ से जोड़ते हैं। और यहीं पर मैं आप लोगों के सामने चर्चा करूंगा बॉन्ड एनर्जी की भी। तो स्टूडेंट्स, बॉन्ड एनर्जी कहा जाए या फिर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहा जाए, ज्यादा फर्क नहीं है। हिंदी में बोलते हैं बंध वियोजन ऊर्जा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, और या बॉन्ड एनर्जी बंध ऊर्जा, आप सभी जानते हो। सबसे पहले तो देखो मैं आपको बता दूं कि इस टॉपिक में हम क्या देखने वाले हैं। हम यहां पर बॉन्ड की स्ट्रेंथ को देखेंगे। अलग अलग बॉन्ड आप जानते हो, 2 एटम और 2 एलिमेंट के बीच में जो है कनेक्शन का काम करता है, लिंकेज का काम करता है, उन्हें जोड़ने का काम करता है। ये हम जो है पहले ही डिस्कस कर चुके हैं जीओसी के अंदर। यहां पर बॉन्ड की स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं। अलग अलग बॉन्ड, किसकी बंध सामर्थ्य ज्यादा है, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, किसकी कम है, यानी कि सीधी सीधी बात कर देते हैं स्ट्रॉन्ग और वीक बॉन्ड की यहां पर हम बात कर रहे हैं, यानी आपस में कंपैरिजन कर रहे हैं। और एग्जाम में ऐसे सवाल बन जाते हैं, बॉन्ड की स्ट्रेंथ को कंपेयर करते हुए, बॉन्ड एनर्जी को पूछते हुए सवाल बन जाते हैं। तो सबसे पहले तो देखो मैं आपको एक चीज बता दूं, आप सभी जानते हैं कि बॉन्ड जो 2 एटम या एलिमेंट के बीच, न्यूक्लियाई के बीच में लिंकेज का काम कर रहा है, जाहिर सी बात है एक कॉन्सेप्ट आप अच्छी तरह से समझते हो कि एटम या एलिमेंट के सेंट्रल पे पोर्शन है न्यूक्लियाई, और उसके सर्कुलर इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाने में काम आ रहे हैं, हम कल भी देख चुके हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने एक इलेक्ट्रॉन ये बना दिया इस तरह से, और दूसरा एलिमेंट का जो है ये दूसरा इलेक्ट्रॉन मैंने जो शेयर हो रहा है, और सेंट्रल पे इसका ये न्यूक्लियस है। तो आप समझो कि 2 इलेक्ट्रॉनों से मिलकर एक बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, शेयरिंग से कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है, हम ये सीख चुके हैं। यहां पर ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो इन 2 न्यूक्लियाई के लिए ग्लू का काम कर रहे हैं। ग्लू का मतलब है एक गम का काम कर रहे हैं, इन्हें चिपकाने का, इन्हें लिंक करने का, इन्हें जोड़ने का काम कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? देखो कि इलेक्ट्रॉनों पर इधर वाले न्यूक्लियाई का अट्रैक्टिव फोर्स रहेगा, इधर वाले का भी अट्रैक्टिव फोर्स रहेगा, और ये दोनों बीच में बंधे हुए रहेंगे, लिंकेज रहेंगे, बॉन्डेड रहेंगे। दिस इज ए केमिकल बॉन्ड, और शेयरिंग से बन रहा है, दैट इज ए कोवलेंट बॉन्ड। अब आप खुद सोच के देखो, ये इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट है, आउटर शेल के ऑर्बिटल काम आ रहे हैं बॉन्डिंग के वक्त, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, ऑर्बिटल यहां पर ओवरलैपिंग कर रहे हैं। नॉर्मली हम एक्सियल ओवरलैपिंग की बात करते हैं, कोलैटरल भी देखी जाती है। तो ओवरलैपिंग करके एग्जैक्टली शेयरिंग हो रही है और बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। ये ओवरलैपिंग कहीं ना कहीं इस बॉन्ड की स्ट्रेंथ को मेजर कर सकती है, मतलब इस एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग पर इस बॉन्ड की स्ट्रेंथ डिपेंड करेगी। यह बात आपको समझने की है कि जितना अच्छा ग्लू रहेगा, जितनी अच्छी ओवरलैपिंग होगी इन ऑर्बिटल्स की, जिसमें ये इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उतना ही मजबूत स्ट्रॉन्ग ये बॉन्ड बनेगा। ये चीज आपको समझानी थी मुझे। अब आप समझ गए होंगे इस चीज को कि मैं क्या कहना चाह रहा था। तो कुल मिलाकर के एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ये चीज डिसाइड करती है थ्योरेटिकली, अगर हम बात करें कि बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या रहने वाली है किसी भी बॉन्ड की। और बॉन्ड स्ट्रेंथ का मीनिंग अगर हम मेजर करें प्रैक्टिकली, तो वो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी यानी कि बॉन्ड एनर्जी से निकाला जा सकता है। तो एक और चीज यहां समझ लेते हैं कि क्या होती है बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो स्टूडेंट्स, ये ए और बी 2 न्यूक्लियाई हैं, 2 इलेक्ट्रॉनों से मिलकर इनके बीच में ए बॉन्ड बन रहा है, कोवलेंट बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड।
हाँ, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहेगी वो एनर्जी, दैट एनर्जी इज कॉल्ड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। आपने देखा मैंने रेडिकल्स बनाए इनको तोड़ के, क्योंकि जनरली डिसोसिएशन एनर्जी गैसियस फेज में होमोलाइटिक मैनर में क्लीवेज कराकर मेजर की जाती है एक्सपेरिमेंटली। अब आप खुद सोच के देखो कि इस बॉन्ड को अगर ये बॉन्ड स्ट्रांग होगा तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, और ये बॉन्ड अगर वीक होगा तो इस एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम होगी। हम सीधे सीधे लिंक कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटली इस चीज को, और यही बात मैं आपसे कह रहा हूं। तो एक्सटेंट, थ्योरेटिकली तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, और प्रैक्टिकली बॉन्ड एनर्जी। तो ये चीज आप लोगों को मैं यहां पर सबसे पहले सिखाना चाह रहा था। हमको क्या करना है, हमें तो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को सीख के चलना है जो एग्जाम में काम आएगा। वैसे स्टूडेंट्स क्या करते हैं आज के टाइम पर, कुछ बॉन्ड की एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी याद करके जाते हैं। कहीं पर जहां एक्सेप्शन है वहां तो थ्योरेटिकल मैं आपको याद ही करवाऊंगा, जहां एक्सेप्शनल केस आएगा वहां क्या कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट से हट रहा है वो तो आपको याद करनी पड़ेगी। बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड स्ट्रेंथ के सवाल बनते हैं, और ऑर्गेनिक के अंदर ये कॉन्सेप्चुअली काम भी आते हैं। अभी देखना कैसे आपको ये चीजें क्लियर होगी। तो एक बात समझ में आ गई कि बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा की रिक्वायरमेंट, जो आवश्यक ऊर्जा है वो बॉन्ड एनर्जी है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी मैं आपको बता दूं यही होती है। डायटोमिक में तो डायरेक्टली हम इसको ये कह देते हैं, पॉलीएटॉमिक में ये एवरेज निकाली जाती है। और डिसोसिएशन एनर्जी बोलते समय हम रिवर्स भी चलते हैं कि रेडिकल को कॉम्बाइन करे तो एनर्जी जो रिलीज होगी वो भी उतनी ही मात्रा में होगी जितनी तोड़ते वक्त रिक्वायर्ड थी, ब्रेक डाउन करते वक्त रिक्वायर्ड थी। तो कुल मिलाकर के बॉन्ड एनर्जी मेजरमेंट है एक तरह से एक्सपेरिमेंटली बॉन्ड स्ट्रेंथ का। तो सबसे पहले आपको थ्योरेटिकल कंसेप्ट सिखाते हैं कि कैसे मेजर करेंगे, किस चीज को, कैसे इसको स्ट्रेंथ को, बॉन्ड स्ट्रेंथ को कैसे मेजर करेंगे, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग को। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले ऑर्बिटल्स की जो ओवरलैपिंग यानी मिक्सिंग हो रही है, ये सबसे पहले डिपेंड करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ये सबसे पहले डिपेंड करती है साइज ऑफ ऑर्बिट पे। ऑर्बिट बोला है मैंने, ऑर्बिटल ना कहकर मैं ऑर्बिट कह दूं तो ज्यादा बेटर है। वैसे ऑर्बिटल भी आप कह सकते हो, लेकिन ऑर्बिटल के लिए तो हम साइज बोलते ही नहीं, हम तो ऑर्बिट की बात करते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिससे साइज निकाली जाती है। शेल की बात करते हैं, ऑर्बिट की बात करते हैं। समझते हो ना आप इस चीज को, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखते हो तो देखो, ओवरलैपिंग ऑर्बिट की साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अब साइज ऑफ ऑर्बिट कहो या साइज ऑफ ऑर्बिटल भी आप कह सकते हो स्टूडेंट्स, लेकिन यहां मीनिंग जो है ना, इससे क्या मीनिंग है, एन की वैल्यू से। एन मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये जितनी ऑर्बिटल की साइज छोटी होगी, ऑर्बिटल से मतलब ऑर्बिट, कोई कंफ्यूजन नहीं है, एन की वैल्यू है। जैसे कि मैं बात करूं 1s सबसे पास होता है, सबसे छोटी साइज का ऑर्बिटल है। सबसे छोटी साइज का ऑर्बिटल क्यों, क्योंकि 1 ऑर्बिट में है और एक s है, तो सबसे छोटी साइज का है, न्यूक्लियस के सबसे पास है। 2 ऑर्बिट में s भी होता है और p भी होता है। अगर हम बात करें साइज की तो दोनों की साइज 2 ऑर्बिट में बराबर मानी जाएगी। साइज में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है, शेप अलग अलग है, इसकी स्पेरिकल है इसकी, और पी की डंबल शेप है। शेप की बात तो मैंने की ही नहीं है, मैं तो केवल और केवल साइज की बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं साइज जितनी छोटी होगी ऑर्बिट की, तो उस ऑर्बिट का जो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है ओवरलैपिंग में, वो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ग्रेटेस्ट होगा, ज्यादा होगा। उसका रीजन भी आप जानते हो, जितनी छोटी साइज होगी यानी जितना एन की वैल्यू कम होगी न्यूक्लियस के, उतना ही पास रहेगा, और वो जो अट्रैक्टिव फोर्स जो ग्लू की तरह काम कर रहा था इलेक्ट्रॉनों पर, वो ज्यादा से ज्यादा रहेगा। बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू ज्यादा आएगी, उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा बॉन्ड एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहेगी। आप बात को समझ रहे होंगे।
तो कुल मिलाकर के जितनी छोटी साइज का ऑर्बिटल रहेगा उतनी ही एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग जो है वो ज़्यादा होगी। जितना साइज बढ़ाओगे, जितना ऑर्बिट का साइज बढ़ेगा, 2 से 3 की तरफ, 4 की तरफ आप जाओगे, उतना ही एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग घटेगा। पावर जो आप कहते हो इंट्रिकल वैल्यू में निकालते हो वो घटेगा और उतना ही बॉन्ड लूज होगा, वीक होगा, बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू उतनी ही कम होगी। क्लियर है ये बात? पहला कॉन्सेप्ट फर्स्ट। दूसरा, एक और चीज पे ओवरलैपिंग डिपेंड करती है थ्योरेटिकली हम देखें तो। ये सब चीज एक्सपेरिमेंटल के बाद थ्योरेटिकल कंसेप्ट निकाले गए हैं। किस पे? ऑर्बिटल के डायरेक्शनल कैरेक्टर पे। किस पे डिपेंड करती है? डायरेक्शनल कैरेक्टर पे। लेकिन डायरेक्शनल कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैंने दिखाया है, देखो ध्यान से। और डायरेक्ट, बिल्कुल जाहिर सी बात है, अगर ऑर्बिटल का डायरेक्शनल कैरेक्टर ज्यादा है तो पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाके कोएक्सियल ओवरलैपिंग करके स्ट्रॉन्ग बॉन्ड सिंथेसिस करेगा। ये हम अभी जो है थोड़ी देर पहले ही जो हमने टॉपिक डिस्कस किए थे उस समय हम देख चुके हैं जीओसी के अंदर। अब डायरेक्शनल कैरेक्टर हाइब्रिड ऑर्बिटल के सबसे ज्यादा होते हैं, अनहाइब्रिड के तुलना में। हाइब्रिड ऑर्बिटल के डायरेक्शनल कैरेक्टर अनहाइब्रिड की तुलना में ज्यादा होते हैं, मैंने ये दिखाया। और अनहाइब्रिड में यदि हम कंपेयर करें तो पी ऑर्बिटल का डायरेक्शनल कैरेक्टर एस से ज्यादा होता है। हम कहते हैं ना एस स्फेरिकल है, नॉन डायरेक्शनल बोलते हैं हम, गोलाकार होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ प्रोबेबिलिटी होती है एस में। जबकि पी में एक नोडल प्लेन चलता है, डम्बल शेप होती है, 2 अलग अलग फेज होती हैं, इलेक्ट्रॉनों की प्रोबेबिलिटी अलग अलग फेज में, बाकी क्वांटम मैकेनिक्स का पार्ट है। तो P का डायरेक्शनल कैरेक्टर होता है कंपैरेटिवली S के, S का नॉन डायरेक्शनल है, तो P ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है इसकी तुलना में। एक तो चीजें समझ में आ गई। और हाइब्रिड ऑर्बिटल अनहाइब्रिड की तुलना में ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं, उनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी और उनकी बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा आएगी उन बॉन्ड्स की। हाँ, एक बात ध्यान रखना कि अब 2 चीज आपने सीख ली यहाँ पर, 1 और 2। डायरेक्शनल कैरेक्टर मैंने आपको सिखा दिए, साइज ऑफ ऑर्बिटल में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर दोनों चीजें एक साथ मर्ज होके हमें दिखाई दे किसी केस में तो फिर हम क्या करें? तो मैं आपको बता दूं कि यदि दोनों चीजें एक साथ मर्ज होके आती है तो ध्यान रखना है, तीसरा पॉइंट क्या कहता है? साइज ऑफ ऑर्बिट इज मोर डोमिनेंट फैक्टर देन डायरेक्शनल कैरेक्टर। साइज ऑफ ऑर्बिट इज मोर डोमिनेंट फैक्टर देन डायरेक्शनल कैरेक्टर। डोमिनेंसी, हाँ क्या बोलते हैं हम इसको? डोमिनेंट रहेगा। कैसे? भैया सीधी सी बात है कि साइज ऑफ ऑर्बिट का मतलब हो गया न्यूक्लियस से डिस्टेंस का कम हो जाना। डायरेक्शनल कैरेक्टर तो बहुत बात की चीज है, पहले साइज अगर डिटरमाइन कर दे तो फिर वो फैक्टर जो है लेस डोमिनेंट हो जाता है, कम प्रभावी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, एक एग्जाम्पल पहले आपके सामने लेता हूं, है ना, H2 बॉन्ड का, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और फ्लोरीन फ्लोरीन का, दोनों सिग्मा बॉन्ड है। यहां पर SS ओवरलैपिंग है, लेकिन कौन सी? 1s ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, आपको पहले ही सिखा चुका हूं। यहां पर 2p ओवरलैपिंग से ये सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, ये भी आपको सिखा चुका हूं। p ऑर्बिटल का डायरेक्शनल कैरेक्टर तो ज्यादा है, लेकिन साइज s ऑर्बिटल n की वैल्यू 1 है, यहाँ 2 है। दैट इज वाई हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा आती है। बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, आप कभी डेटा देखिएगा, नेट पे भी मिल जाता है, बुक्स में भी मिल जाता है, तो आपको बता दूं किलो जूल के अंदर हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है। तो जाहिर सी बात है वही तो कॉन्सेप्ट आपको सिखा रहे थे। अब एक और चीज़ आपको इसमें सिखा देते हैं, चौथा कंसेप्ट। 4 कंसेप्ट आप ध्यान में रख के चलोगे तो ऑलमोस्ट कॉन्सेप्चुअल चीज़ें तो आप सीख चुके हो। फिर जो आप उनमें अपवाद हैं, एक्सेप्शन है, उनको मैं अलग से ध्यान रखवा देता हूँ। ये मान के चलना, आपका एक क्वेश्चन RPSC फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे से RPSC कॉलेज लेक्चरर भी हो, चाहे से PGT लेवल के एग्जाम्स हो, यहां से पूछा। ये पूरी तरह से कॉन्सेप्चुअल है स्टूडेंट्स, और बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है ये। अब आप समझो चौथा, और वो है यदि बॉन्ड कंपैरिजन, बॉन्ड स्ट्रेंथ का कंपैरिजन हाइब्रिड ऑर्बिटल से बनने वाले बॉन्ड्स के बीच में हो रहा है, यदि
हम बॉन्ड स्ट्रेंथ का कंपैरिजन अलग अलग बॉन्ड जो हम कर रहे हैं या बॉन्ड एनर्जी का कंपैरिजन हम जो कर रहे हैं वो बॉन्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बन रहा है। तो अलग अलग हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के रेस्पेक्ट में ये जो ऊपर सिखाए गए कॉन्सेप्ट हैं ये काम नहीं करते। क्यों? क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल का साइज सेम आएगा। जैसे कार्बन के लिए sp3 sp2 sp हाइब्रिड होता है, 2 उसका शेल रहता है, ऑर्बिट रहता है, साइज सेम। इसके अलावा डायरेक्शनल कैरेक्टर भी हाइब्रिड ऑर्बिटल के सिमिलर बताए जाते हैं। तो फिर हम कैसे डिटरमाइन करें? देखो मेरी बात सुनना, एक्चुअली मैं आपको बताऊं, साइज से मतलब था, यहां पर आप समझो, साइज से मतलब था ऑर्बिट का साइज, sp3 sp2 और sp। ऑर्बिट का साइज तो सेम है, लेकिन इन हाइब्रिड ऑर्बिटल का साइज अगर डिटरमाइन हो जाए तो कहीं ना कहीं हमें बॉन्ड स्ट्रेंथ का पता चल जाएगा। कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई किसी तरह का, क्योंकि इस टॉपिक के अंदर आकर के कुछ स्टूडेंट जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। मैंने आपसे कहा सबसे पहले ओवरलैपिंग साइज ऑफ ऑर्बिटल चेक कर लो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगी। साइज ऑफ ऑर्बिट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता है, उसका एक एग्जांपल भी मैंने लिया। दूसरा पॉइंट डायरेक्शनल कैरेक्टर चेक कर लो। तीसरे पॉइंट में साइज ऑफ ऑर्बिट ज्यादा डोमिनेंट रहेगा। चौथे पॉइंट में यदि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपके सामने आ जाए तो उनका डायरेक्शनल कैरेक्टर सेम रहता है, ऑर्बिट भी सेम आ गया, तो ऐसे केस में परसेंटेज एस कैरेक्टर, क्या बोलते हो, प्रतिशत एस कैरेक्टर डिटरमाइन कर ले तो हमें उनकी साइज का पता चल जाता है। तो देखिएगा जो चौथा पॉइंट है वो क्या कहता है कि साइज ऑफ ऑर्बिटल, कौन सी, हाइब्रिड ऑर्बिटल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर। तो आपको एक और चीज सीखने को मिलेगी यहां, परसेंटेज एस कैरेक्टर के बारे में, ये आगे फिर काम आएगा। साइज ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर। अगर आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल के परसेंटेज एस कैरेक्टर पता चल जाए तो उनका इनवर्सली प्रोपोर्शनल साइज होगा उन ऑर्बिटल्स का। यूं कह दो कि परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा, साइज कम, और साइज कम हो गई तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इंक्रीज हो जाएगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। समझ में आ गया? इंक्रीज हो जाएगी एक्सटेंट ओवरलैपिंग, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो इसको मैं एक काम करता हूं, सबसे पहले आप लोगों को अलग अलग हाइब्रिड ऑर्बिटल, क्योंकि 3 तरह के हाइब्रिडाइजेशन आप ऑर्गेनिक में देखोगे। स्टूडेंट्स आप परसेंटेज एस भी देखो और परसेंटेज पी कैरेक्टर भी देखो साथ में। एसपी हाइब्रिडाइजेशन में एक एस और एक पी आपस में एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, कॉम्बिनेशन करते हैं। तो हाफ पार्ट एस का हो गया, हाफ पार्ट पी का हो गया। 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, दोनों में आधा s और आधा p का कंट्रीब्यूशन रहेगा, यानी 50% s कैरेक्टर है और 50% p कैरेक्टर है। sp2 में एक s और 2 p है, तो अगर आप sp2 पूरा लोगे तो आप देखोगे कि 33%, 1/3 पार्ट जो है वो s का हो गया और 2/3 पार्ट यानी 66 ऑलमोस्ट जो है वो p का हो गया। sp3 के अंदर 25% s का और 75% p का। हमें तो s कैरेक्टर से लेना देना है। ध्यान रखना sp3 के अंदर एक s और 3 p होते हैं। टोटल अगर आप 4 ले रहे हो तो 25% हिस्सा ही s को मिल रहा है, बाकी 75 तो p के कैरेक्टर चले गए। एक बात ध्यान रखना, p कैरेक्टर बढ़ रहे हैं sp3 के और s कम हो रहे हैं। अब एक बात है कि परसेंटेज s कैरेक्टर ऐसा क्या करेगा, तो इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं कि न्यूक्लियस सेंटर पे होता है एलिमेंट में या एटम में, एटम बोल देते हैं, एलिमेंट नहीं एटम बोलते हैं, बेटर लगेगा। एटम के सेंटर पे न्यूक्लियस होता है, इसके चारों ओर एक फिक्स एनर्जी लेवल्स में ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। जैसे कि पहला ऑर्बिट के, जिसमें एक ऑर्बिटल होता है 1s। ये प्रॉपर एक बार मैं इसे बना लेता हूं, देखो दोबारा से, ये मैंने ले लिया न्यूक्लियस और इसके ये मैंने अराउंड बना दिया स्फेरिकल 1s। फिर इसके आगे ऊपर, यानी ये हिस्सा 1s का है और यहां नोडल प्लेन चल रहा है जो सेपरेट करता है 2s को
और फिर इसी के आगे 2p एनर्जी बढ़ती जाएगी, 2 ऑर्बिट में sb और pb है, वो डंबल शेप होगा। आप समझो इस बात को कि s ऑर्बिटल कहीं ना कहीं न्यूक्लियस के सबसे पास रहता है, और स्पेरिकल होने की वजह से भी न्यूक्लियस चारों तरफ से, हर तरफ से इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट भी करता है। तो s ऑर्बिटल न्यूक्लियस के पास है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रॉपर तरीके से अट्रैक्ट हो रही है, सारे फैक्टर साइज को डिक्रीज कर देते हैं। अब हाइब्रिड ऑर्बिटल की तरफ आप मूव करो तो जैसे जैसे आप देखोगे परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ेंगे, तो भैया सीधी सी बात है न्यूक्लियस से डिस्टेंस घटेगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियस की ओर बढ़ जाएगी, और कहीं ना कहीं ऑर्बिटल का साइज छोटा हो जाएगा और एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग बढ़ जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो ग्लू की तरह काम कर रहे थे वो न्यूक्लियस के पास पहुंच जाएंगे। हाइब्रिड ऑर्बिटल के रेस्पेक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो कुल मिलाकर के अगर मैं कहूं, कुल मिलाकर के अगर मैं आपसे बात करूं तो बात ये निकल के आती है कि sp का साइज सबसे छोटा, sp2 का साइज उससे बड़ा, और sp3 का एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग sp हाइब्रिड कार्बन बेहतरीन करेगा, बेस्ट करेगा और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। तो अब मैं बात करता हूं एग्जाम्पल्स की, क्योंकि मैंने आप लोगों को 4 कंसेप्ट सिखा दिए हैं, सीधे मैं एग्जाम्पल पे आता हूं, तब आप लोगों को और बेटर तरीके से ये समझ में आएगा। तो देखो एक एग्जाम्पल, तो सबसे पहला बेसिक एग्जाम्पल जो है भाई, जाहिर सी बात है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की अगर हम बात करें और आपसे कोई ये पूछे कि भाई बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी, तो हम सभी जानते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड मच स्ट्रॉन्गर देन डबल एंड डबल इज मच स्ट्रॉन्गर देन सिंगल बॉन्ड। ये तो सब जानते हैं कि बॉन्ड स्ट्रेंथ इसकी ज्यादा होगी। और बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू भी हम कैलकुलेट करें तो भैया एक्सपेरिमेंटली सबसे ज्यादा भाई 3 बॉन्ड है, 1 सिग्मा 2 पाई, तो अब बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो ज्यादा होगी। तो इस एग्जाम्पल में तो कोई ज्यादा खास बात नहीं थी। लेकिन नीचे जो मैंने दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने मेंशन कर रहा हूं, ये एग्जाम में आ चुका है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। ये जो मेंशन किया हुआ सिग्मा बॉन्ड यानी CH बॉन्ड है, इनकी डिसोसिएशन एनर्जी, डिसोसिएशन एनर्जी को शॉर्ट में DB बोल देते हैं, BDE भी बोल देते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, और E भी आप बॉन्ड एनर्जी की टर्म में भी कह देते हो। इनकी डिसोसिएशन एनर्जी का सवाल आ चुका है पहले, और कॉन्सेप्चुअली कैसे सॉल्व होगा, sp s ओवरलैपिंग, ये sp2 s ओवरलैपिंग, ये sp3 s ओवरलैपिंग। s इनमें कॉमन है, उसका साइज सेम है तीनों में हाइड्रोजन वाला, जबकि हाइब्रिड ऑर्बिटल अलग अलग है जिनके परसेंटेज एस कैरेक्टर अलग अलग है। जिसका एस कैरेक्टर ज्यादा है उसका साइज छोटा होगा। मैं आपको बता दूं कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए बिल्कुल ऑर्डर जो निकल के आता है, sp वाला बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी, इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा आ रही थी। तो एक कॉन्सेप्ट तो आपको ये समझ में आ गया जो मैंने लास्ट चौथे पॉइंट में बताया था। अब आगे के एग्जांपल्स देखिए, मैं लेता हूं HF। अभी मैं हाइड्रोजन फ्लोराइड को हाइड्रोजन H2 से कंपेयर कर चुका हूं बॉन्ड स्ट्रेंथ के मामले में, HH की बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा थी। अब मैं HF मिनरल एसिड्स, हाइड्रोजन के फ्लोराइड, ये सॉरी HCl, HBr और HI, इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ को कंपेयर कर रहा हूं, यानी डिसोसिएशन एनर्जी को। स्टूडेंट, डिसोसिएशन एनर्जी अलग बात है और एसिडिटी अलग चीज है, ये ध्यान रखना। कई बार हम एसिडिटी को सोचते हुए सवाल को अटेम्प्ट कर देते हैं, H+ देने की टेंडेंसी जिसकी ज्यादा होगी वो आसानी से बॉन्ड तोड़ देगा H+ के रूप में। अरे भैया H+ के रूप में आप एसिडिटी को तो सॉल्वेंट में मेजर करते हो जाकर के, वहां सॉल्वेशन एनर्जी के कंसेप्ट काम करते हैं, वहां पर आपके एनायन की स्टेबिलिटी के कंसेप्ट काम करते हैं, जो आप GOC में आगे सीख जाओगे पूरी तरह से। यहां पर बॉन्ड को होमोलाइटिकली तोड़ने वाली एनर्जी की बात कर रहे होते हैं जनरली। और आप समझो इस बात को, देखो
यहां पर सबसे पहला कॉन्सेप्ट काम करता है एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग का, और वो सीधे सीधे दिखाई दे रहा है कि यहां हाइड्रोजन की तो 1s है चारों में, ऑर्बिटल जो ओवरलैप हो रहा है बॉन्ड बनाने में, लेकिन फ्लोरीन का 2p, क्लोरीन का 3p, जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हो ऑर्बिट की साइज बढ़ती जा रही है। और जैसे जैसे साइज बढ़ेगी एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग घटेगा, इसलिए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड HF, फिर HCl, HBr, ये डिसोशिएशन एनर्जी D का ऑर्डर है, इसी से तो बॉन्ड स्ट्रेंथ को हम कंपेयर करते हैं। आ जाओ आगे, नेक्स्ट एग्जांपल, कार्बन टेट्रावेलेंट होता है, हम जानते हैं, मैं अभी वैलेंसी पूरी नहीं दिखा रहा हूं। CF बॉन्ड, CCl बॉन्ड, ये लो वैलेंसी भी ले लो, कल को वैलेंसी का इशू बन जाए, क्या मतलब है, Br और I। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी साइज पर डिपेंड करेगी, और सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड CF बॉन्ड है, साइज छोटी है फ्लोरीन में। डेफिनेटली ये कार्बन sp3 हाइब्रिड है चारों के चारों, यहां कोई फर्क नहीं है साइज का, केवल और केवल जो हैलाइड्स हैं उनके ऑर्बिटल की साइज यानी ऑर्बिट की साइज जो है वो डिफरेंट आ रही है। ये ऑर्डर डिसोसिएशन एनर्जी का और बॉन्ड स्ट्रेंथ का आता है। फिर आते हैं एक और इंपॉर्टेंट केस पर। स्टूडेंट ये एक्सेप्शनल केस है, एक्सेप्शनल का मतलब है अपवाद है। केस है हैलोजेंस की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, F2Cl2Br2I2। जरा एक बार फोकस करें, ओपन करते हैं जरा एक बार, तो साइज ऑफ ऑर्बिटल ये कहता है कि आयोडीन में सबसे कम रिक्वायरमेंट रहेगी, फ्लोरीन में सबसे ज्यादा होनी चाहिए, सबसे छोटा साइज इसका है। लेकिन ऐसा नहीं था, तभी तो इसको एक्सेप्शन मेंशन किया और इंपॉर्टेंट का है। सवाल आ जाता है कई बार, ये नीट IIT का तो कॉमन क्वेश्चन है, और RPSC PGT लेवल पे भी ये कई बार बन जाता है। तो हमें ध्यान रखना है कि पायदान में फ्लोरीन यहां चला गया, बाकी ऑर्डर पे कुछ भी नहीं है। Cl2Br2I2 रहना था ना, फ्लोरीन सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ रखनी थी, लेकिन F2 तो एग्जैक्टली जो ऑर्डर आया वो क्या निकल के आया ऑर्डर, सबसे ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ Cl-Cl बॉन्ड की, यानी कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी Br-Br बॉन्ड की, F2 की और I2 की। और कई जगहों पर कई बुक्स में इसको ऐसे भी दिखा देते हैं कि यों बढ़ते आ रहे हैं और इसको ऐसे कर दिया, इधर घट गई इधर बढ़ गई, यहां पे इस तरह से भी कर देते हैं। एग्जैक्ट आप इसे ध्यान रखो, ठीक है ना। तो एक बार जरा इसे बैक जाके हटा देते हैं, ये लीजिए, ये लीजिए। आपको किसको ध्यान रखना है, इसे ध्यान रखना है। Cl2Br2 F2 और I2 किसका ऑर्डर है, डिसोसिएशन एनर्जी का, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का। अब क्या कॉन्सेप्ट है वो भी देख लेते हैं। देखो ये तो दिखाई दे रहा था 2p 2p 3p 3p Cl में, 4p 4p Br में और 5p 5p आयोडीन में, लेकिन F2 के साथ ऐसा क्या हुआ, कहा जाता है कि F2 की स्मॉलर साइज, और आप ये भी जानते हो कि आउटर शेल ये लॉन पेयर भी है इसके पास में, तो लॉन पेयर रिपल्शन स्मॉलर साइज की वजह से ग्रेटर है। क्या कहा मैंने इसको, रिपल्शन। F2 की स्मॉलर साइज होने की वजह से यहां लॉन पेयर रिपल्शन मैक्सिमाइज फैक्टर हो जाता है, इसकी वजह से ये बॉन्ड इजीली ब्रेक डाउन हो जाता है। तो कल को आप मुझसे ये पूछो कि सर फिर बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसे बोलेंगे हम, तो भैया सीधी सी बात है, जब बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम हो रही है तो उसी से तो हम एक्सपेरिमेंटली स्ट्रेंथ को कंपेयर कर रहे हैं। हाँ, और क्या हम इसके अलावा, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की फॉर्म में समझ लो आप इसे। कुल मिलाकर के लॉन पेयर रिपल्शन का तो फैक्टर बाद में बताया, एग्जैक्ट तो यह एक्सेप्शनल केस था अकॉर्डिंग टू प्रीवियस कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ता हूं,
इसी से रिलेटेड देखो, इसी से रिलेटेड केस है हमारा, इसी से रिलेटेड क्या केस है वो भी देख लेते हैं। ये देखिए, इससे रिलेटेड हमारा क्या केस है। एग्जाम्पल है कार्बन कार्बन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन और फ्लोरीन फ्लोरीन बॉन्ड की डिसोसिएशन एनर्जी डी की वैल्यू। साइज के हिसाब से चलते हैं तो आप जानते हो पीरियोडिक वेरिएशन में कार्बन के बाद नाइट्रोजन एक पीरियड के अंदर आवर्त में कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, विद्युत ऋणता यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, साइज छोटी हो जाती है। इस हिसाब से स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड F2 को होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट आप मूव ऑन कर रहे हैं, लॉन पेयर्स की संख्या बढ़ती जा रही है। और लॉन पेयर और साइज दोनों मर्ज हैं, पूरा ऑर्डर ही एक्सेप्शनल है। जहां ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड आ जाता है ना, पर बॉन्ड, ये केमिस्ट्री का स्टूडेंट पढ़ के भी आता है, अगर याद नहीं रहे तो और बात है। ये पर ऑक्साइड जो बॉन्ड होता है ना, ये तो पूरी केमिस्ट्री का ही सबसे वीकेस्ट बॉन्ड है, इसकी एनर्जी सबसे कम है। तो इसका मतलब ये ऑर्डर में सबसे लास्ट जाएगा। और मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, ये आगे भी फिर मैं कई बार बोलूंगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन इज द वीकेस्ट बॉन्ड। वीकेस्ट कह दिया, थर्ड फॉर्म काम में ले ली, इसका मतलब सबसे दुर्बल है, सबसे वीक है, सबसे लास्ट में। फिर तो ये तो मामला ही सारा बदल गया। अब क्या करें भाई, लोन पेयर रिपल्शन साइज की वजह से बोल रहे थे तो वो एफ में ज्यादा आ रहा था। फिर ऑक्सीजन में ऐसा क्या हुआ, तो भैया इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से एक्सप्लेनेशन निकलता है। इसके जो सिग्मा बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जब आप ऑक्सीजन की देखोगे, वहां उसमें ज्यादा बेटर एक्सप्लेनेशन इसका मिलता है कि ये पाई ऑर्बिटल में प्रेजेंट रहते हैं बेसिकली, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। तो इस वजह से अभी मैं इसके बारे में ज्यादा चर्चा आप लोगों से नहीं कर रहा हूं, केवल इतनी बात है कि एक्सेप्शनल केस हो, क्योंकि एक्सेप्शनल तो ये हो ही चुका है। कार्बन कार्बन सबसे स्ट्रॉन्गर, नाइट्रोजन नाइट्रोजन उससे कम, फ्लोरीन फ्लोरीन सबसे वीकेस्ट बॉन्ड होता है द वीकेस्ट बॉन्ड, पर बॉन्ड, इसे याद रखना। नेक्स्ट एग्जांपल, एक्सेप्शन है ये भी। क्यों एक्सेप्शन? अब इसको एक्सेप्शन बोल दो आप, चाहे इसे जो भी कह दो कि नॉर्मल ऑर्डर नहीं है। क्या है? CH NH OH और HF। होना तो HF को स्ट्रॉन्गर चाहिए था अगर हम देखें तो, और बिल्कुल सही बात है, HF को स्ट्रॉन्गर होना चाहिए था और HF ही स्ट्रॉन्गर होगा इसके अंदर। यहां लोन पेयर रिपल्शन का फैक्टर काम नहीं कर रहा है, क्योंकि यहां हाइड्रोजन के पास लोन पेयर है ही नहीं। HF स्ट्रॉन्गर था, OH स्ट्रॉन्गर था, लेकिन NH से ज्यादा CH आ गया। बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर। एक्सपेरिमेंटली मैं आपको बता दूं कि NH जो है CH बॉन्ड से वीक बॉन्ड है, यानी कि एनर्जी यहां पर कम रिक्वायर्ड होती है इस बॉन्ड को ब्रेक डाउन करने के लिए। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने आपके सामने कुछ एग्जांपल्स शेयर किए बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के। और अब मैं इसमें आपसे एक क्वेश्चन डिस्कस करता हूं। 4 बॉन्ड हैं, जो उनमें से एक बॉन्ड SS ओवरलैपिंग से बन रहा है, एक SP से बन रहा है, एक PP से बन रहा है सिग्मा यानी कोएक्सियल, और एक PP कोलैटरल से बॉन्ड बन रहा है। मैं इसे 1 2
3 और 4 मार्क कर देता हूँ। और सवाल बनता है कि इन चारों बॉन्ड्स की बॉन्ड स्ट्रेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या रहेगा। हाँ, इन चारों की बॉन्ड जो बन रहा है उनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या रहेगा, यानी कि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग को चेक करना है। तो सबसे पहली बात तो कोलेटरल ओवरलैपिंग को आप कोएक्सियल में कंसीडर मत करना, ये तो वीकेस्ट ओवरलैपिंग है और ये वीकेस्ट बॉन्ड पाई बनाती है, इसका सिग्मा से कोई तुलना है ही नहीं। ये पहले ब्रेक होगा, यानी कि 4th नंबर सबसे वीक बॉन्ड, सबसे वीक ओवरलैपिंग, बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे कम आएगी, डिसोसिएशन एनर्जी भी कम होगी। फिर 3 में जब ऑर्बिट की साइज नहीं बताई हुई है तो केवल आप डायरेक्शनल कैरेक्टर को कंसीडर करेंगे और उसमें 3 पी और पी सबसे ज्यादा डायरेक्शनल, तो 3rd नंबर का बॉन्ड सबसे स्ट्रांग होगा। फिर 2 नंबर क्योंकि इसमें पी आ रहा है, और फिर 1 क्योंकि इसमें केवल एस जो नॉन डायरेक्शनल होता है, डायरेक्शनल कैरेक्टर पी के ज्यादा है, बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग बनेगा। ये भी आपको ध्यान रखना था। तो ये बात हो गई है हमारी अभी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और बॉन्ड स्ट्रेंथ से रिलेटेड कंसेप्ट्स की। अब इसके बाद जो है मैं स्टार्ट करता हूं नेक्स्ट टॉपिक जीओसी फंडामेंटल के अंदर बॉन्ड लेंथ आप लोगों को सिखा देते हैं। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना कि केमिस्ट्री के अंदर सिलिकॉन फ्लोराइड जो बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड सिग्मा में, ध्यान रखना सिलिकॉन फ्लोराइड जो बॉन्ड है द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है ये अब तक का स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है ये, ध्यान रखना सिलिकॉन फ्लोराइड। इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए डिसोसिएशन एनर्जी की वैल्यू 585 किलो जूल पर मोल है, सबसे ज्यादा वैल्यू इसी की है। इसके नीचे नीचे हैं बाकी सारे बॉन्ड जो भी हैं। और सिलिकॉन फ्लोराइड का ये जो बॉन्ड बनने का स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड का जो कंसेप्ट है, ये एग्जैक्टली कॉलेज लेक्चरर लेवल या नेट गेट लेवल पर काम करता है, जहां एक रिएक्शन आती है पीटरसन रिएक्शन एल्कीन सिंथेसिस में, वहां ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से काम करता है। फिलहाल एक चीज आपको बता दूं कि सिलिकॉन कार्बन के ही ग्रुप में आने वाला एक एलिमेंट है, लेकिन कार्बन की तरह इसकी कैटिनेशन जैसी प्रॉपर्टी नहीं है, होमोलॉगस सीरीज बनाने की भी प्रॉपर्टी नहीं है। लेकिन इसकी एक विशेषता देखो आप कि कार्बन से जब इसको कंपेयर करोगे तो सिलिकॉन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन या ऑक्सीजन के साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। किसकी तुलना में? कार्बन की तुलना में। यानी CF बॉन्ड को कंपेयर करो SiF से तो SiF स्ट्रॉन्ग होगा, CO बॉन्ड को कंपेयर करो SiO से, SiO बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ सिलिकॉन की स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रहती है। और यहां भी कंसेप्ट यदि आप अप्लाई करो तो सिलिकॉन की लेसर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का कंसेप्ट यहां पर काम कर सकता है। पर ये अभी उन्हीं कैंडिडेट्स को समझ में आएगा जिनके थोड़े बहुत कंसेप्ट पहले के स्ट्रॉन्ग है, बाकी तो धीरे धीरे अब ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं, उनको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। आगे बढ़ता हूं बिना टाइम वेस्ट किए, नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करते हैं बॉन्ड लेंथ, बंध लंबाई। सवाल आ जाता है, इसीलिए टॉपिक्स पढ़ रहे हो आप। ये हाइब्रिडाइजेशन के भी सवाल बन जाते हैं, इवन आप मानोगे नहीं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड पीजीटी लेवल पर। अरे पाइरोल का सवाल आ गया, क्या पूछा? बताओ लोन पेयर कौन से ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, दोनों एक साथ मर्ज करके पूछ लिया व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड द लोन पेयर प्रेजेंट इन विच ऑर्बिटल। आपको सिखाया था हाइब्रिडाइजेशन sp2, लोन पेयर अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। ये जब सवाल आता है और ऑप्शन देते हैं ना 4, तब कर देता है कंफ्यूज। इसलिए ही तो हमें एक्यूरेसी को लेकर चलना होता है, जहां नेगेटिव मार्किंग टाइप की चीज रहती है। हाँ, KVS PGT एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी जाती। वैसे स्कीम आने के बाद ही पता चलेगा एग्जाम की जो भी है, कई बार वो चेंज भी कर देते हैं। RPSC टाइप के एग्जाम्स जितने भी हैं, फर्स्ट ग्रेड कॉलेज लेक्चरर, हाँ, इनमें नेगेटिव मार्किंग है पूरी तरह से। और आपको जब सिलेबस और पैटर्न का वीडियो आप जब देखोगे तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगी ये चीज़ कि क्या नेगेटिव मार्किंग रहती है, वहाँ आपको ये चीज़ भी सिखा दी जाएगी। फिलहाल हम कंटेंट की बात कर रहे हैं, तो बात करते हैं बॉन्ड लेंथ की, यानी बंध लंबाई की। आप एक चीज़ पढ़ते हो, वैसे क्या पढ़ते हो आप पढ़ते हो
बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। यह आपने पढ़ा होगा 11th-12th के अंदर। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये दोनों मेजरमेंट अलग है। बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा है, जबकि बॉन्ड लेंथ जो है इट इज द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। ये अंतःआण्विक या जो भी वर्ड आप इसमें बोलते हो, इंटर का मतलब है दो अलग अलग न्यूक्लियाई के बीच की डिस्टेंस है। दो एटम आपस में बॉन्डेड है, उनके जो न्यूक्लियस की जो डिस्टेंस है आपस की, वो बॉन्ड लेंथ कहलाती है। और मैं आपको बता दूं, बॉन्ड लेंथ बाकायदा एक्सपेरिमेंटली मेजर की भी जाती है। एक्सपेरिमेंटली मेजर होती है हर एक बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ जो है। एंगस्ट्रॉम के अंदर आप जनरली इसे देखते हो यूनिट के अंदर। तो पहली बात तो यह है कि इट थ्योरेटिकली ये डिपेंड करती है कोवलेंट रेडियाई पर एटम की। और कोवलेंट रेडियाई से मतलब था न्यूक्लियस से आउटर सेल की डिस्टेंस। कार्बन के रेस्पेक्ट में बात करें तो 2p2s जो हाइब्रिड होकर के क्या बना रहे हैं, sp3 या sp2 या sp ऑर्बिटल बना रहे हैं। तो 2 ऑर्बिट की डिस्टेंस कोवलेंट रेडियाई है एक तरह से हम बात करें तो। एक पर्टिकुलर एलिमेंट की कोवलेंट रेडियाई जितनी कम होगी बॉन्ड लेंथ उतनी ही घट जाएगी। आप खुद सोच के देखो, वापस इधर देखो बोर्ड पे, क्या देख रहे हो, बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ के लिए क्या कहा, इट इज द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस इन बिटवीन टू न्यूक्लियाई। एक न्यूक्लियाई ये है और ये इसका आउटर शेल, दूसरा न्यूक्लियाई ये है और ये इसका आउटर शेल। ठीक है, और ये रहे वो दो इलेक्ट्रॉन। दैट डिस्टेंस इज द बॉन्ड लेंथ इंटर न्यूक्लियर, और ये डिस्टेंस कोवलेंट रेडियाई है। थ्योरेटिकली जब बॉन्ड लेंथ निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, हम कोवलेंट रेडियाई को मेजर कर लेते हैं। एंड कोवलेंट रेडियाई डिपेंड करेगी एलिमेंट या एटम की साइज क्या है, या फिर एलिमेंट या एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है। तो देखो किस पे डिपेंड कर रही है, कोवैलेंट रेडियाई। फॉर एग्जांपल कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, 4 एलिमेंट। पीरियोडिक वेरिएशन आप जानते हो, कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे कम है, फ्लोरीन की सबसे ज्यादा है। तो कोवलेंट रेडियाई जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी विद्युत ऋणता ज्यादा होगी, कोवलेंट रेडियाई उसकी घट जाएगी, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होंगे। क्यों, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन की नंबर जो है वो बढ़ रहा है, कार्बन की सबसे ज्यादा, नाइट्रोजन की उससे कम, ऑक्सीजन की उससे कम, फ्लोरीन की। और यदि इसमें आप हाइड्रोजन लें तो बोले इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी तो नहीं होती फ्लोरीन से ज्यादा उसकी, लेकिन साइज तो छोटी है क्योंकि इसमें तो 1s आ रहा है। तो हम जानते हैं कोवलेंट रेडियाई हाइड्रोजन की उससे भी कम होंगी, है ना, ध्यान रखना। और यदि हम साइज को लेकर के चलें, यानी डाउन द ग्रुप, ये तो हम लेफ्ट टू राइट पीरियड में मूव कर रहे थे, अब हम कहाँ चल रहे हैं, डाउन द ग्रुप हम चल रहे हैं ना। डाउन द ग्रुप यदि हम चले तो भैया आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ये मैंने क्या बताया आप लोगों को, कोवलेंट रेडियाई का डिक्रीजिंग ऑर्डर बताया है। आयोडीन का साइज बड़ा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी फैक्टर काम नहीं करता। अप टू डाउन अगर हम बात करते हैं ग्रुप में, साइज फैक्टर काम करता है। तो अब सीधे बात करें एग्जाम्पल की, बॉन्ड लेंथ और H2 लोगे तो और कम। किसका ऑर्डर है ये, बॉन्ड लेंथ का। सबसे ज्यादा आई बॉन्ड की, I2 बॉन्ड कह दो, सिग्मा बॉन्ड जो है उससे कम Br2। अब एक बात समझो, यदि आप बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या बॉन्ड एनर्जी लेते हैं इनकी, तो ये एक्सेप्शनल केस था, F2 बीच में जा रहा था। तो बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ को हम जनरल वे में कह देते हैं कि भैया बॉन्ड लेंथ अगर ज्यादा है तो डिसोसिएशन एनर्जी यानी बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू कम आएगी। पर ऐसा पूरी तरह से नहीं है। क्यों, क्योंकि बॉन्ड लेंथ तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है,
और डिसोसिएशन एनर्जी एग्जैक्टली बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, उसमें और दूसरे फैक्टर भी काम कर जाते हैं। तो आप जो एक लिखते हो ना एक इक्वेशन, क्या लिखते हो, बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड स्ट्रेंथ और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। तो वो एक तरह से केवल एक इक्वेशन है, बाकी एग्जैक्ट केस तो अलग चलता है। ये देखो ना, आप एक और एग्जांपल ले लेते हैं, CH बॉन्ड, NH बॉन्ड, OH बॉन्ड और HF बॉन्ड। ये बिल्कुल मान के चलिए कोवेलेंट रेडियाई के आधार पर बॉन्ड लेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर ये आता है, CH, NH, OH, HF और HH का इससे भी कम अगर हम देखें तो। बट हम इसकी बात नहीं करते हैं, अभी हटा दो उसको बीच में से। जबकि बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर आपने थोड़ी देर पहले अभी देखा था, यहां एक्सेप्शन था। फर्क समझ आ रहा है? तो एनर्जी को अलग लेके चलो, स्ट्रेंथ से कंपेयर करो, जबकि बॉन्ड लेंथ को अलग लेकर चलोगे तो ज्यादा बेटर तरीके से आंसर दे पाओगे एग्जाम में। फिर बता रहा हूं आप लोगों को, स्टूडेंट बॉन्ड को तोड़ते वक्त कई बार एसिडिटी से कंपेयर कर लेता है। एसिडिटी से बिल्कुल भी कंपेयर मत करना। या तो आपको पूरी तरह से बॉन्ड की स्ट्रेंथ का पहले से ही पता था, आप याद करके गए थे, एनर्जी को याद करके गए थे, अदरवाइज तो फिर आपको एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, पावर क्या है ओवरलैपिंग का, उसे मेजर करके चलना पड़ेगा। वही कंसेप्ट आप लोगों को मैंने यहां पर सिखाए हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, देखो एक और एग्जांपल लेते हैं। क्या लेते हैं, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। इसकी तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू 11th 12th BSc से हम पढ़ते रहते हैं। क्या पढ़ते हैं याद करो, 1.54 एंगस्ट्रॉम आती है sp3 के बीच। इस बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ जो आती है, डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ, यानी इन दोनों न्यूक्लियाई की डिस्टेंस बोल रहे हैं, अलग अलग थोड़ी होगी दोनों बॉन्ड की, एक ही बॉन्ड लेंथ 1.34 एंगस्ट्रॉम आती है। ट्रिपल बॉन्ड की 1.20 एंगस्ट्रॉम आती है। और इसी को कंपेयर करके एग्जामिनर सवाल बनाता है बेंजीन का, जिसमें सारी कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ जो आती है वो 1.39 एंगस्ट्रॉम आती है। अब इन चारों को कंपेयर करवा लेते हैं एग्जाम में कि बताइए डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या रहेगा। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर आपके सामने, जब बॉन्ड लेंथ ही लिख दी मैंने आपके सामने, भैया सीधी सी बात है, आप खुद सोच के देखो, ट्रिपल बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्गर है, सबसे पास्ट इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस सबसे कम इसकी ही होने वाली है। sp ओवरलैपिंग से भी बन रहा है। परसेंटेजेस कैरेक्टर का कॉन्सेप्ट भी आप लगा सकते हो। कॉन्सेप्ट आप सीखते जा रहे हो, अप्लाई करते चलो, और जहां आपको दिक्कत हो फिर हम है डिस्कस करते चलो साथ में। क्या दिक्कत है बताओ, डिस्कस करो, सॉल्यूशन जरूर निकलेगा। हाँ, ये और बात है कि देखो डिपेंड करता है कि हम किस लेवल की किताब यानी बुक को कंसीडर करके हम चल रहे हैं। आप देखोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर एक किताब में अलग चीज बताई हुई है, तो दूसरी किताब में कोई अलग चीज है, तो तीसरी में कुछ कॉन्सेप्ट्स के अंदर, कुछ एक्सपेरिमेंटल डेटास के अंदर, वो मैं चर्चा भी करूंगा इस बारे में। तो फिर आप किस रेफरेंस बुक को बेस्ट कंसीडर करके चलते हैं, ये डिपेंड करता है, और उसी आधार पर सारे कॉन्सेप्ट्स देखते हैं हम। तो इस बारे में फिर चर्चा भी हम कर लें आपस में, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। कहीं आपको लगता है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी में आपको डाउट है, आप डायरेक्टली मुझसे डिस्कस कीजिए, आप मुझसे चर्चा कीजिए इस बारे में, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से जब आपको बात कर रहे हैं तो हर चीज़ का सॉल्यूशन हम लेकर चलेंगे, हम डिस्कस करेंगे। हम जिस लेवल पर डिस्कस कर रहे हैं सब्जेक्ट को, आप भी MSc क्वालिफाइड हैं, PGT और RPSC फर्स्ट ग्रेड की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप सब क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं पूरी तरह से। आपने भी उस लेवल का सब्जेक्ट पढ़ा है और हमने भी पढ़ा है, तो हम आपस में डिस्कस कर सकते हैं फ्रेंडली एनवायरनमेंट लेकर के उस चीज़ को, है ना। ये ध्यान रखना, अलग अलग किताबों में अलग अलग चीज़ें चलती हैं, तो इस वजह से कई बार कॉन्सेप्ट अलग अलग देखने को मिल जाते हैं, कई बार ऑर्डर में भी चेंज आ जाता है। तो ऐसे मत समझना कि इन सर ने तो ये बता दिया, हमने तो वहाँ ये पढ़ा था। आप चर्चा करो, मैं उसे क्लियर करूँगा। क्यों? क्योंकि हम भी कोई रेफरेंस बुक लेकर चल रहे हैं आपके सामने, तो कहीं ना कहीं जब हम लेकर चल रहे हैं उस रेफरेंस बुक को, तो हो सकता है कि आपकी वाली बुक में कुछ और हो, उसमें कुछ और हो। चर्चा करके देखोगे तो डिस्कस हो जाएगी वो चीज़। आगे बढ़ते हैं, इस ऑर्डर को लिख लीजिएगा, इसका ऑर्डर जो है लिख लीजिएगा, इसको आप देख लीजिएगा। ऑर्डर को जो है, क्या ऑर्डर आएगा सबसे ज़्यादा 1
कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ है 1.54, फिर बेंजीन है, फिर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड 1.34 है, और फिर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड 1.20 एंगस्ट्रॉम है। इसी तरह से बॉन्ड लेंथ में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कई बार देखो कैसे सवाल आ जाता है। एक तो है मिथाइल क्लोराइड, ये सिग्मा बॉन्ड, एक है विनाइल क्लोराइड, और एक है ये इंडिकेटेड जो सिग्मा बॉन्ड है, इनकी बॉन्ड लेंथ का सवाल पूछा जाता है, और ऐसे भी सवाल आ जाता है। देखो तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगी सिग्मा, पूरी तरह से sp3 p ओवरलैपिंग, तीनों में p कॉमन रहेगा, क्लोरीन का 2p, 3p जो है, हाँ इधर sp3p, इधर sp2p, और यहां भी sp2p। तो भैया परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ गए हैं, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग बढ़ेगा, बॉन्ड शॉर्टर होगा ना, शॉर्टर होगा यानी बॉन्ड लेंथ घटेगी। साथ ही साथ एक और कंसेप्ट देखिएगा, क्लोरीन का लॉन पेयर डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट है, यहां ऐसी चीज नहीं है। सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर बढ़ रहे हैं तो बॉन्ड लेंथ घट जाएगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। ये कंसेप्ट भी ऑर्गेनिक में लेके चलना होता है। ये तब आप समझ जाओगे जब आप डीलोकलाइजेशन, डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड, कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस तक आप पहुंच जाओगे जीओसी में। तो बोले इन दोनों में कैसे कंपेयर करोगे, एक्सटेंट ऑफ कॉन्जुगेशन और ज्यादा है, रेजोनेंस ज्यादा है, स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा है, लेंथ घट जाएगी। तो क्लोरोबेंजीन और विनाइल क्लोराइड में बॉन्ड लेंथ जो है विनाइल क्लोराइड की ज्यादा आएगी, तो इस हिसाब से बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर आया 1 2 3। ध्यान रखना, ये बात हो गई है बॉन्ड लेंथ की। अब नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ जाता हूं बिना टाइम वेस्ट किए, जो है लोकलाइज्ड एंड डी लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड। हिंदी में स्थानीकृत लोकलाइज्ड को कहते हैं और विस्थानीकृत डीलोकलाइज्ड को कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्थानीकृत हो सकता है हिंदी में ये थोड़ी मात्रा वगैरह ऊपर नीचे हो जाए तो मैनेज कर लेना, विस्थानीकृत, है ना, क्योंकि मैं हिंदी का टीचर तो हूं नहीं। हाँ, मीडियम बाइलैंग्वेज चल रहा है, इसलिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना। वैसे आप इंग्लिश को मेजर रेफरेंस मान के चलें, क्योंकि मैं मेनली इंग्लिश पे ही फोकस करके चल रहा हूँ। लैंग्वेज बाइलैंग्वेज चल रही है, लेकिन टर्म्स जो है वो आप मेन उसको मानकर चलेंगे। देखिए, स्थानीकृत और विस्थानीकृत बॉन्ड की बात कर रहे हैं ना, तो ये तो मैंने हिंदी मीनिंग इसका बता दिया। अब एक बार मैं इसे हटा देता हूं, इस बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए, नाम से ही पता चल रहा है लोकलाइज्ड मतलब लोकल है, फिक्स है ये बॉन्ड, जबकि डीलोकलाइज्ड मतलब विस्थानीकृत, ये एग्जैक्टली एक जगह फिक्स नहीं है। ये तो एक सिंपल लैंग्वेज। आप जानते हो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में 2 एटम, 2 न्यूक्लियाई, 2 एलिमेंट कोवलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड है। वो बॉन्ड शेयरिंग से बन रहा है। अगर वो बॉन्ड जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बन रहा है वो केवल 2 ही न्यूक्लियाई के बीच शेयर्ड है इलेक्ट्रॉन, यानी कि वो बॉन्ड केवल 2 ही न्यूक्लियाई के बीच एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसे लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड कहा जाता है। जबकि मोर देन 2 न्यूक्लियाई, यानी 2 से ज्यादा न्यूक्लियाई पर वो शेयर हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन, वो बॉन्ड डीलोकलाइज्ड बॉन्ड कहलाता है। उन इलेक्ट्रॉन्स को डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो परिभाषा, डेफिनेशन से कोई लेना देना नहीं है, सीधे आ जाते हैं एथेन के सिग्मा बॉन्ड की बात। सिग्मा तो जनरली आपको लोकलाइज्ड ही देखने को मिलेगा, डीलोकलाइज्ड तो आपको पाई बॉन्ड देखने को मिलेंगे, जहां कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस की बात भी हम करेंगे। ईथीन की अगर बात की जाए स्टूडेंट्स, तो कार्बन कार्बन सिग्मा और पाई लोकलाइज्ड हैं, लोकलाइज्ड हैं। इसी तरह 1,4 पेंटाडाइन की बात की जाए, 1,4 पेंटाडाइन की बात करते हैं। देखिएगा 1,4 पेंटाडाइन कैसे, नाम लिखिए इसका, 1 2 3 4, 2 डबल बॉन्ड्स हैं,
1,4 5 कार्बन के लिए पेंटा डाइईन, नोमेनक्लेचर में आपको और सारी चीजें सिखा देंगे। 1,4 पेंटा डाइईन के अंदर देखो सबसे पहली बात तो मैं आपको देखो हाइब्रिडाइजेशन sp3 और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन केवल इन दोनों न्यूक्लियाई के बीच ही एग्जिस्ट कर रहे थे, लोकलाइज्ड बॉन्ड। इसी तरह यहां sp2 लेकिन ये भी इन दोनों के बीच है और ये पाई बॉन्ड भी इन दोनों के बीच कार्बन के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है, आगे शेयर नहीं हो रहा, लोकलाइज्ड है। ये आपको समझ में आएगा जब हम कंपैरिजन करेंगे। किस किस का कंपैरिजन हम कर रहे हैं? 1,4 पेंटाडाइइन का, और इसके साथ हम कंपैरिजन कर रहे हैं 1,3 ब्यूटाडाइन का। तो पहले तो इसका नाम लिख देता हूं मैं 1,4 पेंटाडाइन, और फिर मैं नाम लिख देता हूं, स्ट्रक्चर बना लेता हूं 1,3 ब्यूटाडाइन का, जहां से हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं कॉन्जुगेशन और डीलोकलाइज्ड बॉन्ड की। ये देखिए, आप देखो कि 1 और 2 कार्बन sp2 है, जबकि थर्ड नंबर वाला sp3 कार्बन आ गया। कैसे पता करें? आपको सिखाया है पहले ही जीओसी में, शुरुआत में ही। वो कार्बन जो टेट्रावेलेंट और चारों की चारों वैलेंसी सिग्मा बॉन्ड है, वो sp3। कार्बन टेट्रावेलेंट लेकिन 1 पाई और 3 सिग्मा है, sp2। फॉलो करके देखो, ये sp2 है दोनों टर्मिनल, इधर वाले sp2 है दोनों, बीच वाला sp3 आ गया। अब जरा इसको एक बार बना लेते हैं स्ट्रक्चर को, देखो कैसे बनाएंगे। 1,4 पेंटाडाइन के अंदर ये sp2 एक p ऑर्बिटल अनहाइब्रिड, ये sp2 एक p ऑर्बिटल अनहाइब्रिड, सेंट्रल वाला sp3 कोई p ऑर्बिटल नहीं बचता। फिर आगे sp2, फिर sp2, कोलैटरल ओवरलैपिंग से ये पाई बॉन्ड बन रहा है, ये पाई बॉन्ड कोलैटरल ओवरलैपिंग से बन रहा है। 1,4 पेंटाडाइन के अंदर दोनों पाई बॉन्ड्स दो ही न्यूक्लियाई के बीच शेयर्ड हैं इलेक्ट्रॉन्स, और दोनों पाई बॉन्ड दो ही न्यूक्लियाई के बीच एग्जिस्ट कर रहे हैं। बोथ इलेक्ट्रॉन्स पाई बॉन्ड्स लोकलाइज्ड, पहली बात। फिर 1,3 ब्यूटाडाइन, चारों कार्बन एटम्स sp2 है। तो जरा इसका डायग्राम पिक बनाते हैं। चारों के पास एक एक p ऑर्बिटल रहेगा और चारों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, चारों अनहाइब्रिड p। ये वाला ये पाई बॉन्ड बनाएगा, ये वाला ये पाई बॉन्ड बनाएगा। अब आपने एक चीज सीखी स्टूडेंट्स कि दो कॉन्जिक्यूटिव कह दो, या कह दो दो नियर बाई जो एटम्स है न्यूक्लियाई हैं आपस में, दो पास वाले जो न्यूक्लियाई हैं, उन पर जो अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल है वो कोलैटरल ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड बनाते हैं। तो जब ये ओवरलैपिंग और ये हो सकती है तो ये क्यों नहीं हो सकती? ये भी पॉसिबल है। अब आप देख रहे हो ये बिल्कुल होगी, लेकिन ये यहां पॉसिबल नहीं थी क्योंकि एडजेसेंट निकटवर्ती दो न्यूक्लियाई पर p ऑर्बिटल होते हैं, वो ओवरलैपिंग करते हैं कोलैटरल। यहां एडजेसेंट नहीं है क्योंकि यहां पर ये बीच में सेंट्रल पे sp3 आ गया था, इसलिए यहां पर डीलोकलाइज्ड बॉन्ड नहीं था, डीलोकलाइजेशन नहीं था। जबकि यहां पर आप देख रहे हो कि ये दोनों पाई बॉन्ड्स जो है 1,3 ब्यूटाडाइन के, ये 4 कार्बन्स पर एग्जिस्ट कर रहे हैं। यूं कह दो कि 4 पाई इलेक्ट्रॉन 4 कार्बन एटम पर शेयर्ड हो रहे हैं। तो अब डेफिनेशन क्या थी कि भैया केवल 2 ही न्यूक्लियाई पर शेयर्ड हो इलेक्ट्रॉन्स तो लोकलाइज्ड था। मोर देन 2 न्यूक्लियाई अगर इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए तो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, और इस बॉन्ड को, बनने वाले बॉन्ड को हम डीलोकलाइज्ड बॉन्ड कहेंगे। 1,3 ब्यूटाडाइन के अंदर बोथ पाई बॉन्ड्स आर डीलोकलाइज्ड। 1,3 ब्यूटाडाइन के अंदर टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन की तरह से हैं, 4 कार्बन पे शेयर हो रहे हैं। और बाकी 1,3 ब्यूटाडाइन की ज़्यादा चर्चा जो है यूवी स्पेक्ट्रा के वक्त भी करते हैं, इसका ऑर्बिटल पिक भी हम पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस के वक्त भी हम इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को देखते हैं। अब मैं आगे कुछ और एग्जाम्पल भी चर्चा कर लेता हूँ आपसे। पहला बेंजीन, ओपन करें, सारे कार्बन sp2 और हर कार्बन पे एक एक अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल। मेरे हिसाब से सभी समझ गए होंगे
एडजेसेंट p ऑर्बिटल्स कनेक्टेड रहेंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आर डीलोकलाइज्ड। कितने? 3 पाई बॉन्ड्स आर डीलोकलाइज्ड बॉन्ड। नेप्थेलीन, नेप्थेलीन व्हाइट कलर, या यूं कह दो कलरलेस, व्हाइट कोई कलर नहीं, कलरलेस सॉलिड नेप्थेलीन। एरोमेटिसिटी में पढ़ोगे, बेंजीन को भी पढ़ोगे। हाँ, चेक करो 1 2। अब देखो एक चीज और समझ में आ गई। क्या चीज समझ में आ गई? 1,3-ब्यूटाडाइन को वापस ले लो कि डीलोकलाइजेशन और लोकलाइजेशन का कंसेप्ट, और 1,4-पेंटाडाइन को भी ले लो जहां एक sp3 था। भैया जहां अल्टरनेशन चल रहा है, एकांतर क्रम, डबल सिंगल डबल, वहां पर डीलोकलाइजेशन की संभावना रहेगी। संभावना क्या? वहां डीलोकलाइजेशन होगा ही होगा इलेक्ट्रॉन्स का। जबकि जहां अल्टरनेशन डिस्टर्ब हो जाए, देखो डबल सिंगल, फिर सिंगल आ गया, फिर डबल आया। एकांतर क्रम का मतलब है डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, ऐसे चले। सिंगल डबल भी कह सकते हो आप, जिस भी फॉर्म में। नेफ्थेलीन में चेक करो, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, 10 इलेक्ट्रॉन नेफ्थेलीन में डीलोकलाइज। ये आगे हकल के 4n+2 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करेगा, एरोमेटिक बनेगा। एरोमेटिसिटी का कंफर्म सवाल मान के चलो एग्जाम में आता है, और वो भी आप, बहुत इजी टॉपिक है, कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन यहाँ से शुरुआत होती है डीलोकलाइजेशन की। स्टूडेंट्स, जहाँ ये कनेक्टेड p ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं, जहाँ एडजेसेंट न्यूक्लियाई पर p ऑर्बिटल कनेक्टेड रहते हैं, उस सिस्टम को कॉन्जुगेटेड सिस्टम कहा जाता है, और इस फिनोमिना को कॉन्जुगेशन यानी संयुग्मन कहा जाता है। 1,3-ब्यूटाडाइन एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, बेंजीन एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, नेफ्थेलीन एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, और इनमें कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है। तो जहां डीलोकलाइजेशन इलेक्ट्रॉनों का प्रेजेंट है, वो सिस्टम कॉन्जुगेटेड होगा ही होगा। उस सिस्टम को कॉन्जुगेटेड हम कह देते हैं। तो जरा देखो एक बार, ये डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन की बात, कनेक्टेड p ऑर्बिटल की बात आयंस पे भी अप्लाई होती है, जैसे कि एलाइल कैटायन। ये एलाइल सिस्टम होता है, आगे सीख जाओगे आप इसको ऐसे भी बनाते हैं डैश फॉर्मूले में। आप 3 कार्बन देख रहे हो, और तीनों का sp2 हाइब्रिडाइजेशन, कार्बो कैटायन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। आगे इंटरमीडिएट में आपको बताएंगे। इन तीनों पर अगर हम बात करें, 3 p ऑर्बिटल है, इसमें कैटायन है, और ये कनेक्टेड है 2 इलेक्ट्रॉन, तो स्टूडेंट ये भी तो कनेक्ट होगा इसके साथ। ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, लेकिन इसमें टोटल 2 ही इलेक्ट्रॉन हैं जो डीलोकलाइज्ड है। एक पाई बॉन्ड है जो डीलो, क्योंकि कैटायन को हम डेफिशिएंसी बोलते हैं, वहां कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें डीलोकलाइज्ड हैं। ऐसा सिस्टम एरोमेटिसिटी के अंदर आप साइक्लिक में देखोगे, जिसे आप एरोमेटिक डिक्लेयर करोगे साइक्लोप्रोपीनियम आयन को। ठीक है, तो इस तरह से ये हमने बात करी लोकलाइज्ड डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड की। ये देखो एक और एग्जांपल लिखता हूं आपके सामने। 1 2 3 1,4 साइक्लोहेक्साडाइईन, डबल सिंगल सिंगल डबल, कॉन्जुगेशन नहीं है, अल्टरनेशन नहीं है, दोनों पाई बॉन्ड लोकलाइज्ड हैं। तो मेरे हिसाब से ये तो 11th-12th की बेसिक चीज़ें हैं, सभी स्टूडेंट्स जानते हैं क्या होता है लोकलाइज्ड बॉन्ड, क्या होता है डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड। तो और एग्जांपल्स जो है वो आप एरोमेटिसिटी रेजोनेंस के वक्त अच्छे से देखोगे। कॉन्जुगेशन और डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड के बारे में मैंने आप लोगों से चर्चा जो है यहाँ पर कर ली है, और अब इसके बाद GOC का फेज 2 मैं जो है शुरू करूँगा। फेज 1 जो था वो फंडामेंटल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपने सीख लिया। फेज 2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक रिएक्शंस आप पढ़ते हो, और ऑर्गेनिक रिएक्शंस में क्या क्या अब चीज़ें काम आती हैं, टाइप ऑफ रिएजेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट्स, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस, एरोमेटिसिटी, टाइप ऑफ इंटरमीडिएट, टाइप ऑफ मैकेनिज्म, ये पोर्शन GOC का आगे हम डिस्कस करेंगे। एंड देन उसके बाद आइसोमेरिज्म, स्टीरियोकेमिस्ट्री की तरफ हम बढ़ जाएंगे, और फिर नॉमेनक्लेचर उसके बाद हम पढ़ेंगे, एंड उसके बाद एप्लीकेशन पोर्शन चैप्टर वाइज हम बढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप सीख रहे हो, मैं आपको बता दूं, इसको सीखने का एक ही तरीका है, बार बार प्रैक्टिस करना।
जितनी बार हम इसको प्रैक्टिस करते हैं उतनी ही अच्छी ये मेमोराइज हमें होती है। कॉन्सेप्ट को आप सीखिए, लर्न कीजिए, और जो फैक्ट्स हैं, जो चीज़ें कि किससे क्या बन रहा है और किसका क्या है, एक्सेप्शनल जो चीज़ें हैं, उन्हें आप मेमोराइज करते चलिए अपनी प्रैक्टिस से। और प्रैक्टिस को आसान करने का तरीका होता है कोई ट्रिक आप बना लें तो उससे ये और भी आसान हो जाती है। तो अगले वीडियो में आप लोगों से नेक्स्ट टॉपिक लेकर के मैं मिलूंगा। अभी आप लोगों से विदा लेता हूँ। ओके, गुड बाय।